तो चलिए भैया आज हम बात करते हैं, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर में आपने हीट के बेसिक कंसेप्ट थे जिसके अंदर में हमने कंडक्शन को लेकर बात करी थी, वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर आज बात करी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों से उसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को लेकर मैंने बात करी थी। फिर हम थोड़ी आगे बढ़े थे और उसके जो कि थर्मल जो हमारे पास में कंडक्टिविटी होती है उसका कैसे हम इक्विवेलेंट निकालते हैं उसके बारे में बात करी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया है। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उन्हीं चीजों को लेकर। जो तीसरा मोड हमारे पास में था, मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई दूसरा मोड हमारे पास में कन्वेक्शन होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे पास में लास्ट जो हमारा रेडिएशन बनता है उससे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर में। अब उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे उसको अभी देखना शुरू करते हैं हम। तो तीसरा मेरे पास में आएगा रेडिएशन मेथड है। अब रेडिएशन होता क्या है, सबसे पहली जानकारी तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेडिएशन होती क्या है। तो रेडिएशन के बारे में आपने पिछली क्लास में मेरे साथ एक डेफिनेशन बनाई थी और उसमें कहा था कि रेडिएशन बेसिकली एक कोई भी हमारे पास में हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, तो वहां से हमेशा कोई भी अगर एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं है, अगर उसके पास में थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर है तो अपनी तरफ से वो कुछ रेडिएट करती है, कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करती रहती है। और उसी को हम किस फॉर्म में बोला था, हमने रेडिएशन के फॉर्म में बोला था। और वो जो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है उसको हम किस फॉर्म में बोली थी, ये हमारे पास में EM वेव की फॉर्म में हमारे पास में आती है, यानी कि वो उनके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ इस तरह से होता है कि अगर मान लो मेरे पास में एक वेव है और उसका ट्रेवल किस तरह से कर रही है, वो जो EM वेव होती है, अगर आप ये मानो कि ये मेरे पास इसके ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैं बोल दूं कि ये मेरे पास में वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में मेरे पास में इसका सॉरी ये ऊपर मेरा जेड डायरेक्शन है, ये मैंने वाई डायरेक्शन मान लिया, तो यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो वेव जाएगी ये इनका मोमेंट कुछ ऐसे रहेगा, इनका मोमेंट कुछ ऐसे रहेगा और वेव का जो प्रोपेगेशन होगा आपकी साइड होगा, यानी कि आपके बाहर की तरफ में आ रहा होगा, तो ये इन वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और उसके परपेंडिकुलरली हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, जिस फॉर्म में वो क्या मूव करती है, पार्टिकल मूव करते हैं, एनर्जी, बिल्कुल वहां पर केवल और केवल हमारे पास में एनर्जी मूव करती है। यानी कि EM वेव्स वो होती हैं जिनके अंदर में हमारे एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल वहां पर मूव नहीं करते हैं। चलो भाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने चीजें समझी होंगी। तो हर बॉडी यहां पर आपने समझा कि EM वेव जनरेट करती है। तो कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टीज इसके अंदर में ध्यान रखनी होती हैं कि हमारे पास में एब्सोल्यूट जीरो पर कोई अगर बॉडी नहीं है तो कुछ ना कुछ अपने पास से रेडिएशंस एमिट करती रहती है। तो इसी के ऊपर में कुछ हमारे पास में थ्योरीज बनती हैं। पहली जो थ्योरी इसके अंदर में बनेगी उसको आपने जाना था प्रीवोस्ट थ्योरी के नाम से जाना था। प्रीवोस्ट की थ्योरी के नाम से कैसे बताएंगे, इसके अंदर में मान लो मेरे पास में एक बॉडी है, ये मैंने बोल दिया कि हाई टेम्परेचर पर है ये बॉडी, और दूसरा इसके बात करें, मान लो अब आगे से मैं जब भी रिप्रेजेंट करूंगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, यानी कि कोई भी मैंने एक हॉट बॉडी रख दी, मान लो मार्कर है जिसको मैंने गर्म करके यहां पर रखा हुआ है, या फिर कोई मेरे पास में आयरन की बॉल है जिसको मैंने गर्म करके यहां पर रखा हुआ है। भाई देखो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास में बॉडी है जिसका टेम्परेचर मैं आगे से हमेशा मानूंगा T है मेरे पास में, और जो आउटसाइड का टेम्परेचर होगा उसको हमेशा और हमेशा हम आगे से मानेंगे कि T0 है, यानी कि आउटसाइड टेम्परेचर। आप इसके नाम से भी इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अब यहां पर क्या कहा इन्होंने, जो प्रीवोस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी इसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में इसके 3 कंडीशन सफिशिएंट बनती हैं। पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पर मोलिकुलर जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए, तो आप कहेंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी इनके पास में ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसका टेम्परेचर भी मेरे पास में क्या हो गया, वो भी हाई मिलेगा भाई। और आउटसाइड का टेम्परेचर हमने पहले केस के अंदर में माना कि मेरे पास में कम रह गया। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो यहां से इस तरफ जाएगी या यहां से इस तरफ जाएगी, बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा होगा कि यहां से मेरे पास में जो एनर्जी होगी वो बाहर की तरफ में रेडिएट ज्यादा हो रही होगी। तो यहां पर हमने कहा, इससे पहले मैं आप लोगों को केस बता रहा हूं, T=T0 का मैं केस आप लोगों को बता देता हूं। T=T0 यानी कि दोनों टेम्परेचर हमारे पास में इक्वल हो जाए, तो जितना इसके पास में आ रहा होगा, यानी कि जितनी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतनी ही एनर्जी को क्या कर रहा होगा, ये बाहर के साइड में रेडिएट कर रहा होगा। तो ऐसा जब भी केस आता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एमिशन। ये एमिशन वाला जो वर्ड है ना, बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनर्जी ऑफ एमिशन और एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन पे हम काम करेंगे। पहली कंडीशन ये कहती है प्रीवोस्ट की थ्योरी कि अगर मान लो दोनों का टेम्परेचर मेरे पास में इक्वल है, तो केवल और केवल तब इक्वल रह सकता है जब दोनों के पास में हीट एक्सचेंज क्या हो, यानी कि उनके जो हीट एक्सचेंज हो वो सेम हो जाए, यानी कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है बाहर से, आउटसाइड से जितना टेम्परेचर आ रहा है उतना ही अपनी तरफ से ये रेडिएट कर रही है। क्यों रेडिएट कर रही है भाई, अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी बॉडी अगर एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं है तो वो हमेशा और हमेशा अपने पास से कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करती है, तो वही रेडिएशन यहां पर आ गई। चलिए दूसरा केस की मैं बात करूं आप लोगों से, तो दूसरा केस क्या कहता है कि यहां पर मेरे पास जो टेम्परेचर गिवन है आउटसाइड का वो ज्यादा हो जाए। भाई यहां पर हमने कहा कि टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इनसाइड, यानी कि बॉडी का ज्यादा हो गया।
तो ये कब पॉसिबल है भाई? ये तब पॉसिबल है कि ये हीट तो अपने पास में क्या ले रही हो, कम ले रही हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम कर रहा हो वो बॉडी, लेकिन ये एमिशन अपने पास से ज्यादा कर रहा हो, तभी तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा भाई। यानी कि अपने पास में, हमारे पास में मान लो इसके पास 10 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और बाहर का मेरे पास में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यानी कि ये मैं बोलूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्यों बढ़ रहा है भाई? जब ये हीट यहां से अपनी बाहर निकाल रहा होगा, यानी कि इसकी हीट क्या हो रही होगी, इसका टेम्परेचर हमारे पास में कम रहेगा, तो हम कहेंगे कि यहां से इसके पास में एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और एमिशन इससे ज्यादा हो रहा है। तो यही बात यहां पर आप लोग रखेंगे कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेस देन एनर्जी ऑफ एमिशन। ये कंडीशन कब आएगी? ये प्रीवोस्ट ने कहा था कि हमारे पास में कंडीशन तब बनती है जब आउटसाइड का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। देखिए हम इसको थ्योरी को ना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर में रहने जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रहेगा हमारे पास में, स्टीफन बोल्ट्जमैन जो हमारे पास में लॉ रहेंगे, इनके ऊपर में काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की भाई, स्किप मत करना इस चीज को लेकर ना। तो तीसरी कंडीशन मेरे पास में क्या बनती है? टी नॉट लेस देन टी। भाई अब खुद आप बता सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर मेरे पास में अगर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास में हीट ले रहा होगा ना। यही चीज है ना कि ज्यादा से ज्यादा ये टेम्परेचर अपने पास में ले रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एमिशन। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां पर हम तीन कंडीशन इसके ऊपर में प्रीवोस्ट ने कहा था कि भाई ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं जब भी कोई बॉडी हमारे पास में आउटसाइड के कांटेक्ट में आती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को चीजें क्लैरिटी के साथ में समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन, अगर दोनों का टेम्परेचर मेरे पास में इक्वल है तो भाई जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतनी अपने पास से क्या कर रही है, एमिट कर रही है। जब भाई कोई भी एनर्जी है वो किसी ना किसी बॉडी पर गिरेगी। जैसे आपसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आयरन की एक टेबल रखी हुई है और मेरे पास में वुड की एक टेबल रखी हुई है, तो दोनों के पास में एनर्जी तो आ रही है। तो वो जो एनर्जी आ रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। ये पहली कंडीशन है कि अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो जितना एनर्जी आ रही है हर बॉडी अपने पास से एमिट कर रही होगी, तो ये भी अपने पास से एमिट कर रही होगी। अब इसका इक्वल बना हुआ है तो कंफर्म है कि भाई दोनों का एब्जॉर्प्शन और एमिशन इक्वल रहने वाला है। दूसरे की बात करूं मैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, बाहर का टेम्परेचर मैंने ज्यादा बोल दिया और अंदर का मेरे पास में टेम्परेचर कम है। वो कब हो सकता है? जब ये अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर रही हो, बाहर की साइड में रिलीज कर रही हो। तीसरा मेरे पास में आ गया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो मेरे पास में ज्यादा रहेगा कब? जब इसका टेम्परेचर मेरे पास में कम हो जाए और अंदर का टेम्परेचर मेरे पास में बढ़ता चला जाए। चलिए इस थ्योरी को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी को लेकर। देखिए ब्लैक बॉडी होती क्या है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जो ब्लैक बॉडी है उसकी जब हम एमिशन के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे, एमिसिटिविटी के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी टर्म्स है, पूरा हीट जो है वो टर्मिनोलॉजीज पर टिका हुआ है। टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता इसके अंदर में भाई। चलिए ये मेरे पास में रेडिएशन का पहला टॉपिक था, प्रीवियस थ्योरी। अब ब्लैक बॉडी होती क्या है, क्या वो मतलब होता है ब्लैक बॉडी का? बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा होगा कि जो अपने अंदर से जितना भी मैक्सिमम अपने पास में एब्जॉर्प्शन कर ले, किसी भी लाइट भी आए तो उसको भी बाहर नहीं जाने दे। क्या हर चीज अपने आप में ब्लैक बॉडी, हम किसी ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं? मैंने कहा कि मेरे पास में ब्लैक मार्कर है, क्या परफेक्टली जो हमारे पास में ब्लैक बॉडी है? जी नहीं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी एक कोशिश करी गई। फेरी बॉडी के नाम से हम उसको जानते हैं, फेरी ब्लैक बॉडी के नाम से माना गया। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा ये बताओ सन जो हमारे पास में है वो ब्लैक बॉडी है या नहीं है? अभी उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को। देखो यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास में परफेक्टली तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। उन्होंने कहा यहां पर एक बिल्कुल हल्की सी ओपनिंग छोड़ दी और यहां पर एक कोन लगा दिया। कोन इसलिए लगाया ताकि लाइट जो है वो घूमकर वापसी ना निकले। तो यहां पर जैसे हमने इसके ऊपर में लाइट इंसिडेंट करवाई, ये यहां पर गया। यहां पर जाने के बाद में कंफर्म है कि कुछ ना कुछ ये अपने इंटरनली रिफ्लेक्शन करता रहेगा। और ये हमने एंगल जो है इसका कोन का इस तरह से लगाया है कि लाइट एक बार इसके अंदर में चली गई है तो बाहर नहीं निकल सकती। तो अब मेरे को बताओ ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है या नहीं है? अरे भाई मेरे पास ये बॉडी जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ये जो होल है ना यहां पर जो बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि मेरे पास में परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि वो सारी लाइट उसके अंदर में है उसको एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना जाने दे। तो यहां पर लाइट को बाहर नहीं जाने देगा, तो हम कहेंगे कि मेरे पास में ब्लैक बॉडी बन गया। तो अब बताओ मेरे पास में सन जो होता है वो ब्लैक बॉडी या नहीं है? सन के पास में जितनी भी लाइट डालोगे सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। वो बात अलग है कि वो रेडिएट भी कर रहा है हमारे पास में, उसका दूसरा पैरामीटर भी होती है जो अभी थोड़ा प्रीवियस की बात करी थी ना हमने, प्रीवियस थ्योरी को लेकर, जिसमें हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों कंटिन्यूअसली एक बॉडी के साथ में होते रहते हैं। बात यह है कि वो कौन सा ज्यादा कर रहा है, एमिशन ज्यादा कर रहा है, रेडिएशन की ज्यादा कर रहा है, वो बाहर के टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। तो यहां पर मेरे पास में फेरी बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। तो सन जो होता है वो हमारे पास में ब्लैक बॉडी के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई इसके ऊपर मैं बात करूंगा अब आगे आप लोगों के साथ में, जिसके अंदर में जो लाइट गिर रही है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो क्या क्या उसके साथ फिनोमेना हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन, एमिशन और रेडिएशन को लेकर।
चलिए देखो, अब एक बहुत जर्नल सी बात है। जर्नल सी बात क्या है कि भाई मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैंने इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टर भी है मेरे पास में, ट्रांसमीटर भी है और एब्जॉर्बर भी, हर तरीके से इसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर में लाइट यहां पर गिराई, लाइट मतलब इन द सेंस मैं एनर्जी इसके ऊपर में डाल रहा हूं। तो एनर्जी जब इसके ऊपर में आएगी, मान लो यहां पर सन है, ये अपनी एनर्जी क्यू है इसके पास में, ये एनर्जी इंसिडेंट को हम बोल दिया कि क्यू आई के नाम से इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा रही है। जब ये यहां पर गिरेगी तो कुछ लाइट जो होगी यहां से क्या हो जाएगी भाई, ये जब इसके ऊपर में आएगी तो ये ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ लाइट यहां पर क्या हो जाएगी मेरे पास में, कुछ हीट जो है या फिर एनर्जी बोलूं, बेसिकली ये सारे क्या मेरे पास में एनर्जी की फॉर्म ही है जो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो यहां पर क्या होगी, क्यू ए जो मेरे पास में वो एब्जॉर्ब हो गया भाई, यहां पर मेरे पास में हीट एब्जॉर्ब हो गई है, या एनर्जी में बोलो रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गई है, और कुछ यहां से क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि ये मेरे पास में ट्रांसमिट हो गई। तो यहां पर मेरे को बताओ कि कितने इसके रूप बन गए भाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई लाइट मेरे पास में गिर रही है तो उसके 3 रूप यहां पर है, यानी कि इंसिडेंट कोई भी अगर एनर्जी हो रही है किसी एक सरफेस के ऊपर में, तो उस सरफेस के ऊपर में मान लो मैं इस बोर्ड के ऊपर में लाइट डालता हूं, तो बोर्ड के ऊपर में लाइट या एनर्जी की फॉर्म करूं, तो कुछ यहां पर इस बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, हालांकि ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा क्योंकि पीछे क्या है इसके ब्लैक, बिल्कुल इसको ब्लॉक कर रखा है। अगर इसके अंदर में कैपेबिलिटी होती कुछ ट्रांसमिट करने की तो उसको ट्रांसमिट भी कर देता। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में 100 रुपए थे, 100 रुपए में मैंने 50 रुपए यहां भेज दिए, 40 रुपए यहां भेज दिए और 10 रुपए मैंने यहां पर भेज दिए। तो बताओ मेरे पास में टोटल कितना था, 100। और फाइनली मेरे पास में जब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तब कितना था, बिल्कुल 50 40 10। हालांकि कुछ इसके अंदर में डिस्टोर्शन आता है, कुछ इनकी फॉर्मेशन आती है जो हमारे पास में फोटोन के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होंगे उसके मॉलिक्यूल्स को करने के लिए, हम एकदम आइडियल केस यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो इंसिडेंट हुई है, इस इंसिडेंट रे को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन होगी, टोटल जो एनर्जी इसके पास में आई है, जो रिफ्लेक्ट हो गई है वो, प्लस में जो मेरे पास में एब्जॉर्ब हो गई है वो, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का हो गया। और तीसरा मेरे पास में कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पर मेरे पास में ट्रांसमिट का फैक्टर आने वाला है। देखिए फटाफट क्लास होगी अभी, क्योंकि अभी सिलेबस आप लोगों का बहुत जल्दी मेरे को कवर करवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रह गए हैं उसको मैं जल्दी जल्दी करवाता चलूंगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सिर्फ एक ही चीज ये मैंने बताई है कि कोई भी एक लाइट आई है उसका सिर्फ हमारे पास में 3 कंपोनेंट होंगे, रेडिएशन होगा, सॉरी जो हमारे पास में रेडिएट हो गई है इसको टकराने के बाद में, या फिर इसको एमिशन के नाम से भी आप जानेंगे। ये बॉडी के ऊपर में गिरेगा तो यहां से कुछ ना कुछ ये भी एमिट करेगी अपने पास से। तो ये मेरे पास में एब्जॉर्प्शन हो गया, तीसरा मेरे पास में ट्रांसमिट हो गया। जो सबसे ज्यादा मेरी कहानी चलेगी वो सारा का सारा इस एब्जॉर्प्शन के ऊपर में चलेगा, और जब ये बॉडी के ऊपर में हीट गिरी है तो उसका कितना ये एमिट कर रही है उसके ऊपर में, या मैं बोलूं कि उसको कितना रेडिएट कर रही है, कितना उसके अंदर से रिफ्लेक्शन होकर जा रहा है, उसके ऊपर में मेरी पूरी कहानी चलती चलेगी। चलिए बात करता हूं मैं अब एमिसिव पावर के ऊपर में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एमिसिव पावर क्या होती है, देखिए पावर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट टाइम के नाम से आप जानते हैं। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का मतलब होता है हमारे पास में, एनर्जी की सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो। एनर्जी होती क्या है, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी। मान लो मेरे पास में मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर को मैं ऊपर उठा के लेके आना चाह रहा हूं, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन करने का कब मैं कर सकता हूं, जब मेरे पास में कुछ ना कुछ काम करने की एबिलिटी हो, यानी मेरे पास में एनर्जी हो। तो मैं इसको यहां से उठाकर ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे साथ में पोटेंशियल के ऊपर में भी जब हमने चर्चा करी थी इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर में, तब भी आपने उसको समझा था कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम करके उसको कैपेबिलिटी है, मेरे पास में एनर्जी नहीं होती, मान लो मैंने खाना नहीं खाया होता, मेरे पास में एनर्जी नहीं थी, मैं एनर्जी नहीं होती तो क्या मैं इसको उठा पाता, नहीं उठा पा रहा था। तो ये चीज है कि आपके पास में कितनी कैपेबिलिटी है कोई भी काम करने की, वो आपकी एनर्जी कहलाती है। अब ये कितना काम आप पर सेकंड कर रहे हैं, टाइम से अगर इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी भाई, ये मेरे पास में पावर आ जाती है। तो यही मेरे पास में पावर होती है। मैं हर सेकंड में, मैंने कहा कि मैं 1 सेकंड के अंदर में इसके ऊपर में 6 जूल काम किया और यहां पर आ गया, फिर मैंने और 6 जूल काम किया, यहां पर आ गया, फिर मैंने 6 जूल काम किया और ये यहां पर आ गया। यानी कि आप कंटिन्यूसली टाइम को देखते जा रहे हैं और आप उसके ऊपर में एनर्जी लगाते जा रहे हैं। तो आप एक ही चीज कहेंगे मेरे पास में कि मेरी काम करने की कैपेबिलिटी है कितनी, 6 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में 6 जूल में काम कर सकता हूं। इतनी एनर्जी को मैं लगा सकता हूं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में, पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर में। चलिए बात करें अब इसको लेकर, तो यहीं पर मैं बात करूंगा इसको एब्जॉर्बिटिव पावर को लेकर। एब्जॉर्बिटिव पावर मेरे पास में क्या कहलाता है कि भाई इसके ऊपर में कितनी एनर्जी जो है वो गिरी है, ओके, यहां पर कितनी एनर्जी इसके पास में आई है और कितनी इसने अपने पास में एब्जॉर्ब करी है। तो एब्जॉर्बिटिव पावर मेरे पास में पहली डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, एब्जॉर्बिटिव पावर के नाम से आप इसको देखेंगे भाई, एब्जॉर्बिटिव पावर मेरे पास में होगी। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल याद रखनी है, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो मेरे पास में ये होता है कि ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना मैंने उसके ऊपर में एब्जॉर्ब कर लिया, दैट विल बी इक्वल टू कितनी भाई एनर्जी उसने क्या करी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, डिवाइडेड बाय मेरे पास में कितनी एनर्जी इसके ऊपर में इंसिडेंट हुई है। क्या लिखेंगे इसके नीचे, एनर्जी इंसिडेंट के नाम से आप इसको
एनर्जी इंसिडेंट। तो ये फॉर्मूला भाई आप लोगों को याद रखना है, ये बिल्कुल बात करेंगे उसके ऊपर लेकर। मैं पावर भी लिख सकता हूं, क्यों पावर क्यों नहीं लिखी भाई मैंने, बिल्कुल पावर में लिखता एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम लिखता, यहां पर भी मैं लिखता एनर्जी बाय टाइम लिखता, तो वो मेरे पास में पावर बनती। तो टी से टी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डायरेक्टली मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चंस होंगे एनर्जी की फॉर्म में गिवन होंगे। एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास में जो डेटा होगा जूल पर सेकंड के हिसाब से या फिर जूल के हिसाब से हमारे पास में गिवन होगा, क्योंकि हमें जानकारी है, हमने क्वेश्चंस भी करे, न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर हमें करें कि हीट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जूल में या फिर कैलोरी की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्टली आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर लेंगे। अगर पावर की आपको वैल्यू मिलती है तो यहाँ पर पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो रिप्रेजेंट किया गया, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली डेफिनेशन मैंने कहा था ना कि भाई पूरा मेरा हीट जो है वो उसकी बेसिक डेफिनेशन पर, उसकी टर्मिनोलॉजीज पर टिका हुआ है। चलिए दूसरी मैं बात करता हूँ उसके साथ में, जो मेरे पास में आता है, जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा एमिसिटिविटी पावर के नाम से। बस ये दो आप लोगों को ध्यान रखने, और भी आती है, स्पेक्ट्रल के नाम से भी आती है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर भी होती है हमारे पास में, एमिसिव पावर भी होती है, बट दैट आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप लोगों को ये दो चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए एमिसिटिव पावर हमारे पास में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। इसके अंदर में क्या कहता है कि ये मेरे पास में ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखो भाई एमिसिटिविटी पावर, एमिसिटिविटी देख लेना भाई स्पेलिंग एक बार, एमिसिटिविटी पावर के नाम से भी इसको जानेंगे, यानी कि कितनी उसने एक रेशियो यहां पर डिफाइन किया जाता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ई से रिप्रेजेंट करके इसके ऊपर में क्या बोलते हैं, ये हमने कहा कि मेरे पास में इसको कंपैरिजन बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास में एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी, मैंने कहा कि इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अभी आप समझ गए होंगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने अभी आपको बताई थी, फेरी जो एक्सपेरिमेंट था, फेरी बॉडी के नाम से भी आपने उसको जाना था। तो मैं इस बॉडी की कंपैरिजन कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर में मैंने कहा कि इसने कितनी एनर्जी को अपने पास से एमिट किया जब इसका टेम्परेचर कितना था, टी था मेरे पास में। तो एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर टी, और जो भी हमारे पास में बॉडी थी, मान लो ये मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर रखे हुए हैं, इसको मिटा दिया जाए, चलो फटाफट करो इसको। तो यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, और ये मेरे पास में ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब है फेरी ब्लैक बॉडी के बारे में बात करो, जो परफेक्टली सारी लाइट को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये मेरे पास में लाइट जो टेम्परेचर है इसका टी है, और इसका भी टेम्परेचर, तो इसके पास में कितनी एनर्जी इसने एमिट करी और इसने मेरे पास में एमिट करी, यानी कि मैं इसकी बात करूं तो बाहर की साइड में लाइट निकालेगा ना, ये भाई एब्जॉर्ब सारा करेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो अपने पास से वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, और हीट को किस फॉर्म में रिलीज करता है, वो हमारे पास में एमिसिव पावर की जो दो टर्म यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, एक ब्लैक बॉडी को लेकर, ब्लैक बॉडी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं आप लोगों को। ये मेरे पास में एक ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब है कि बाहर से इसके पास में जितनी भी पावर आ रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, चलो भाई एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे सन है मेरे पास में, बाहर से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसको अपने पास में एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन साथ साथ में इसके पास में दूसरी कैपेबिलिटी और है। मैंने रेडिएशन को लेकर बात करी थी कि जब भी कोई बॉडी एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ अपने पास से एनर्जी को रिलीज करती है। तो यहां पर एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी कि ये किस फॉर्म में करेगा, उसके एमिशन के फॉर्म में करेगा। तो उसी तरह से मैंने बात करी है, मैं इसके एब्जॉर्प्शन वाले फैक्टर को यहां पर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में ब्लैक बॉडी है टी टेम्परेचर पर, ये मेरे पास में सिंपल बॉडी है जो कि टी टेम्परेचर पर है, तो दोनों के पास में कितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं, इसी का रेशियो जो होता है मेरे पास में एमिसिटिविटी पावर के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस जब भी लिया जाता है तो हमेशा हम उसको डिनोमिनेटर के नीचे लिखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एनर्जी एमिसिव, यानी कि कितना वो हमारे पास में कर रहा है, एनर्जी एमिसिटिव बाई किसके द्वारा, यहां पर एनर्जी एमिसिव बाई ब्लैक बॉडी, यानी कि कितनी उसने अपनी ब्लैक बॉडी ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया है, जब किस टेम्परेचर पर, वो टी टेम्परेचर, यानी दोनों बॉडी के हमारे टेम्परेचर सेम रखे हुए हैं, टी टेम्परेचर। और दूसरा मेरे पास में जो एनर्जी है वो कौन रिलीज करेगा, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं, ये मेरे पास में जो सिंपल बॉडी रखी हुई थी, तो ये एनर्जी या एमिसिव पावर आप लोगों ने ऊपर देखा था कि हमारे पास में कितनी एमिसिव पावर आ रही है, एमिसिव पावर बाई बॉडी किस टेम्परेचर पर है, वो भी हमारे पास में एट टी टेम्परेचर है। तो ये जो रेशियो होता है इसको हम किस नाम से जानेंगे, हमारे पास में ई के नाम से हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई का जो फैक्टर रहेगा, क्योंकि आगे सारी कहानी स्टीफन का हुआ, न्यूटन का हुआ, सारे इसी ई के ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ई का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास में इसने कितना एमिट किया और इसने कितना एमिट किया, तो इन दोनों का जो रेशियो ले लेते हैं वो हमारे पास में एमिसिटिविटी पावर के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ई के नाम से आप उसको जानेंगे, एमिसिटिविटी के नाम से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगा अब आप लोगों के साथ में नेक्स्ट जो लॉ आता है जिसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए बात कर लेते हैं अब उसको। स्टीफन बोल्ट्जमैन जो
लो है उसके बाद क्या बोलता है वो, तो वो भी बेसिकली इसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है कि भाई हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर कुछ है, टी टेम्परेचर पर है वो, और उसके सराउंडिंग भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। तो कंफर्म है कि भाई मेरे पास में वो जो हायर टेम्परेचर पर बॉडी होगी तो वो अपना टेम्परेचर क्या करेगी, कम करती आएगी। अब वो कम कब हो सकता है, वो कम केवल और केवल तब हो सकता है जो अपने पास से हीट को रिलीज करना शुरू कर दे। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, मान लो मेरे पास में ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया टी है। भाई मैंने कहा था ना कि बॉडी का आगे से टेम्परेचर मैं टी मानकर चलूंगा, और आउटसाइड का जो टेम्परेचर है इसका मेरे पास में टी नोट है। अब ये बॉडी जो है ये यहां से अपनी हीट को, इसके टेम्परेचर को हम बोले या इसकी एनर्जी को अपने पास से रिलीज करेगी, और ये रिलीज कर रही है तो हम बोलते हैं कि ये किस फॉर्म में जा रही है, यानी कि हीट के फॉर्म में जा रही है। तो क्यों हमने इसको हीट को नाम दे दिया, तो इसका जो हीट हमारे पास में चेंज आ रहा है, यानी कि यहां पर बोला गया कि इसकी हीट के अंदर में जो चेंज आ रहा है, यानी कि हीट ट्रांसफर का जो चेंज है वो डिपेंड करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है भाई, ये इसके हेडिंग डाल लेना, स्टीफन STEFEN, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन, ठीक है, नोट्स मिले उसमें भाई अपनी स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का जल्दी करवाना है इसलिए थोड़ा सा फटाफट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी, इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास में हीट होगी इसकी वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है कि ये डिपेंड करेगी मेरे पास में कि उसके पास में कितनी जो टेम्परेचर जो होगा, कितना उसका टेम्परेचर रहा है, कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा है। तो पहली जो चीज इसके अंदर में रहेगी, पहले इसके पास में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरे पास में एमिसिविटी रखता हो, यानी कि अपने पास में एमिशन करने की प्रॉपर्टी रखता हो। दूसरा इसने कहा कि भाई मेरे पास में ये जो हीट है ये डिपेंड करेगी डायरेक्टली कि इस बॉडी का, ध्यान से सुनना, एमिशन किसको करना है, यहां पर एमिशन इस बॉडी को करना है, इस बॉडी को जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर में डिपेंड करेगी। तो टेम्परेचर के ऊपर में ये T4 से डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला अभी निकल के आएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई और किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये कितना इसका एरिया, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास के अंदर में, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मान लो आप एक उंगली रखते हो किसी गर्म तवे के ऊपर में और एक पूरा हाथ रखते हो, तो किसमें आपको बहुत तेजी के साथ में हीट ट्रांसफर होती है। तो आपने कहा था कि जब हम एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारे पास में जो हीट है वो ज्यादा ट्रांसफर होती है। तो उसी तरह से इस बॉडी का कितना एक्सपोजर एरिया है, जो एरिया हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एक्सपोजर एरिया को लेकर बात करते हैं, आप कॉमन सेंस में उसको एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डायरेक्टली इसके एरिया के ऊपर में भी डिपेंड करती है। तो बोला ठीक है भाई, आपने तीन चीजों के ऊपर में बता दिया, तो अब आप इसकी इक्वेशन बना दो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे पास में dQ/dt होगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर, उसकी जो हीट यहां पर चेंज हो रही होगी उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, इनको सभी को समअप कर लो। E हो गया मेरे पास में, T4 हो गया, EA याद करने के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर बना रहा हूं, EA और T4 यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीन चीजें होगी मेरे से, यानी कि कैसे बोला आपने, कहा कि भाई ईट, यानी कि आपने कुछ उसको खा लिया, इसको याद रख सकते हैं इसके थ्रू भी आप, उसके पावर 4 आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे पास में मैथ में इक्वल टू आपने पढ़ा था, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो यहां पर तो प्रोपोर्शनलिटी था, आपने डायरेक्ट यहां पर इक्वल टू लगा दिया। अरे भाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालो यहां पर। अब ये काम किसने कर रहे थे, स्टीफन और बोल्ट्जमैन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने नाम पर हम एक यहां पर कांस्टेंट डाल देते हैं, और वो कांस्टेंट इन्होंने दिया सिग्मा। क्या नाम है भाई उसका, सिग्मा के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिग्मा की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत बड़े हो गए फॉर्मूले, कैसे याद करें। तो ईट आपको याद हुआ, उसके आगे जस्ट आपको सिग्मा लगाना है। चलो यहां पर सिग्मा की वैल्यू देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। 5 से गिनती शुरू करो भाई, 5 6 7 हो गया। अब क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में कांस्टेंट आएगा उसको हम पावर में चढ़ाएंगे, किसमें, 10 की पावर में। अब माइनस में चढ़ाएंगे या फिर प्लस के अंदर में, तो यहां पर हम जाएंगे ये माइनस के अंदर में। तो यहां पर मेरे पास में आ गया 5 6 7, और बताओ कितना आएगा, यहां पर आएगा -8, ठीक है। और ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा, तो 5.67 और 8, ये आप लोग इसकी वैल्यू याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम स्टीफन कांस्टेंट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि जब भी कोई मेरे पास में बॉडी है तो वो ये कह रहा है कि भाई उसके पास में कितनी एमिशन पावर, ध्यान से सुनना, ये पहला जो केस में बताया है ये मेरे पास में एमिशन के दौरान है। किसके दौरान है, अभी मैं इसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर में भी काम करूंगा। तो ये तीन जो मैंने बताए थे ना, कितना वो एमिट करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना ट्रांसमिट करेगा। तो मैंने कहा था कि आपको मैं जो इसकी रेडिएट हो रही है यानी कि एमिट कर रहा है, प्लस में ये कितनी अपने पास में एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगा। तो यहां पर इसके अंदर में कहा गया कि मेरे पास में dQ/dt यानी कि उसकी हीट के अंदर में कितना चेंज आ रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू ईट 4
और ये मेरे पास में सिग्मा की वैल्यू आप लोगों को समझ में आई होगी, जिसको हम स्टीफन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये मेरे पास में कंडक्टिविटी वाला सिग्मा नहीं है भाई, यहाँ पर ये स्टीफन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होती है। और इसकी यूनिट भी आप अगर लिखना चाहो तो मेरे पास में ये होती है वोट मीटर स्क्वायर केल्विन 4। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं बात करना चाहूंगा अब आप लोगों के साथ में, ये एमिशन हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर में बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, सारे फैक्टर मेरे पास में यही रहेंगे। यहां पर क्या रहेगा, जो मेरे पास में यहां पर एमिशन हो रहा था, तो एमिशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ लाइट इसके ऊपर में आ रही होगी। जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो ये लाइट बाहर से आ रही होगी, यानी कि एनर्जी इसके पास में आ रही होगी। तो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा भाई, ये इसके एब्जॉर्प्शन पावर पर डिपेंड करेगा, यानी कि इसके एब्जॉर्बिटिव पावर पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये कितना टेम्परेचर है हमारे पास में, किसका टेम्परेचर लेके चलोगे भाई, यहां पर मेरे को ये बता दो आप लोग। तो टेम्परेचर तो भाई बाहर से जब ज्यादा होगा, देखो अभी मैंने प्रीयोस्ट का आप लोगों को थ्योरी समझाई थी ना, आप लोगों ने वेनिस कर दी दिमाग से, मैंने कहा था उसका बार बार मैं यूज करूंगा। तो मैंने कहा था कि बाहर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके पास में हीट आएगी, यानी कि क्या करेगा, अपना एब्जॉर्ब ज्यादा यहां पर करने की कोशिश करेगा। जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं बाहर की साइड में, तो ये इसकी एब्जॉर्बिटी बढ़नी चाहिए। तो यहां पर हमने कहा कि ये मेरे पास में टी आउटसाइड के ऊपर में डिपेंड करेगा, यानी इसकी हीट के चेंज जो होने वाला है, तो ये अपनी हीट यहां पर दे रहा होगा, तो ये मेरे पास में इसके आउटसाइड टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रहा होगा। तो यहां पर तीसरा मेरे पास में एरिया आ गया, ये एरिया आ गया भाई। चलो अब इसका फॉर्मूला यहां पर डिजाइन करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बिल्कुल ये मेरे पास में वही होगा, कौन सा डी क्यू बाई डी टी, ये एब्जॉर्बिटी वाला है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, मेरे पास में ई ए टी। ये मेरे पास में सेम फॉर्मूला यहां पर रहने वाला है। क्या रहेगा मेरे पास में, सिग्मा, सॉरी यहां पर मैंने जो था एक्सपोनेंशियल, ये कहां से आ गया भाई इसके अंदर में, ये तो हमारे पास में एमिसिटिविटी वाला हो गया ना, सिग्मा मेरे पास में वही रहेगा। सिग्मा कौन सा रहेगा, स्टीफन कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है। दूसरा मेरे पास में क्या आना चाहिए, यहाँ पर एब्जॉर्बिटी वाला फंक्शन आना चाहिए, ये ए आ गया, फिर मेरे पास में ए आ गया, और ये मेरे पास में टेम्परेचर इसका 4 आ गया। तो ये एब्जॉर्बिटी वाली जो इक्वेशन होती है उसको आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा ए के पावर ए टी के पावर 4 आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैल्यूज आप लोगों को गिवन होंगी, एरिया आप लोगों को गिवन होगा, टेम्परेचर आप लोगों को गिवन होगा, और ये टेम्परेचर कौन सा होगा, ये मेरे पास में आउटसाइड वाला टेम्परेचर यहाँ पर आपको यूज करना है। पिछले वाले में कौन सा यूज कर रहा था मैं, यहां पर मैं यूज कर रहा था बॉडी का टेम्परेचर यहां पर यूज कर रहे थे। चलिए अब मैं बात करूंगा इसको हीट लॉस को लेकर, तो हीट लॉस क्या होगा इसके अंदर में अब यहां पर कुछ ना कुछ हीट का जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हीट का लॉस होगा, डायरेक्ट आप लोगों को उसका फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल देखो, इसके मैं न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ में करूंगा, लेकिन पहले मुझे ओवरव्यू आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज के देने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के ओवरव्यू आप लोगों को समझ में नहीं आएगी भाई कहां से आ रहा है, तो फिर हवा हो जाएगी सारे क्वेश्चन जितने हैं। ये सारे मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन को यहाँ लिखना फिर उसके बाद में आपको समझाना काफी टाइम लग जाता है, तो मैं पीडीएफ फाइल के थ्रू इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके हीट लॉस को लेकर। तो हीट लॉस जो इसके अंदर में होने वाला है, तीसरा फॉर्मूला ये मेरे पास में कौन सा हो गया, एब्जॉर्प्शन वाला हो गया भाई। तीसरा इसके अंदर में फॉर्मूला है वो मेरे पास में हीट लॉस का आता है। तो हीट लॉस मेरे पास में जो रिप्रेजेंट की जाएगी, हीट लॉस कितनी हुई है इसके अंदर में, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू बाई डी टी के नाम से। ध्यान वही रखना है कि मेरे पास में बॉडी का टेम्परेचर टी है और आउटसाइड का टेम्परेचर मेरे पास में टी नोट है। ओके, तो ये दो टर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर में जो मेरे पास में बन के आएगा वही आने वाला है, ई मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में एमिसिटिविटी होगी, और फिर मेरे पास में इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये सिग्मा तो होना ही है इसके साथ में, क्योंकि भाई ये हीट लॉस कर रहा है, यानी कि अपने पास में एनर्जी को निकाल रहा है, तो वो अपने एमिट कर रहा है, तो इसीलिए मुझे एमिशन का फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ा। चलो ये मेरे पास में हो गया। अब इसका जो दूसरा फैक्टर क्या आता है मेरे पास में, एरिया आएगा। तो एरिया बिल्कुल उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, ये हीट लॉस की बात कर रहा है, ये मेरे पास में कितना एमिट करेगा, ये मेरे पास में कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और यहां पर मेरे पास में जब वो उसको हीट को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि कितनी अपनी हीट को वो लूज कर रहा है, तो लूज कितनी करेगा, जब ये जो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है उतनी तो यहां पर लूज करेगा। तो आप बिल्कुल यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। तो एमिट तो तभी कर सकते हैं ना जब उसका टेम्परेचर इंटरनली ज्यादा होगा, तभी तो बाहर की साइड में क्या होगा, ज्यादा हीट को यहां से एमिट करेगा, यानी कि उसको टेम्परेचर को इक्वल करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर हीट को वो ट्रांसफर करेगा। तो ये आप लोगों के पास में क्या आ गया, तीसरा फॉर्मूला आ गया, जो आप लोगों को हीट के अंदर में यूज करना होगा। जब आप लोगों के पास में दो बॉडीज गिवन हो, या फिर एक बॉडी गिवन हो, उसका आउटसाइड टेम्परेचर गिवन हो, तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास में यह 10 डिग्री है और बाहर मैंने बोल दिया ये 5 डिग्री सेल्सियस है, कम टेम्परेचर भी होगा ना, क्योंकि हमने कहा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई अगर बॉडी नहीं है तो हमेशा और हमेशा वो मेरे पास में एनर्जी को, या फिर मैं बोलूं हीट को
रिलीज करता रहेगा, रेडिएशन के फॉर्म में वहां पर करेगा। तो ये मेरे पास में T हो गया और बाहर का टेम्परेचर मैंने T आउटसाइड के नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू मेरे पास में पता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ होती है। एमिसिटिविटी आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगी, एरिया आप लोगों को गिवन होगा, टेम्परेचर आप लोगों को गिवन होंगे, आउटसाइड टेम्परेचर आप लोगों को गिवन होगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनके ऊपर में, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं। तो ठीक है भाई, अब ये भी तो दूसरे तरीके से ये भी तो सोचो, कुछ इस तरह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये एक बॉडी है, वो मेरे पास में जो यहां पर है इसी फॉर्मूले से वो रिलीज होता है, यहीं से वो निकल के आता है। लेकिन सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई ये बॉडी जब अपने पास में हीट है इसके पास, चलो यहां मैं बना देता हूं, ये बाहर की साइड में अपने टेम्परेचर को क्या करना चाह रही होगी, ये मेरे पास में T है और बाहर मेरे पास में T नोट है, तो ये चाहेगी बॉडी अपने आप में ठंडा होना। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये मेरे पास में 20 डिग्री पर है और ये मेरे पास में 10 डिग्री पर है, तो यहां से ये बॉडी अपने टेम्परेचर को कम कर ठंडा होना चाहेगी। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका क्या हो रहा होगा, कूलिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ कूलिंग के नाम से, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास में गिवन दिया जाता है, इसको टेम्परेचर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर मेरे पास में कम हो रहा होगा। ये मैंने हीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने हीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और ये भी मैंने हीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर, जब भी आप रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बात करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर में देखने को मिलेंगे आपको, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर में। तो रेट ऑफ कूलिंग ये कहता है कि भाई मेरे पास में टेम्परेचर का चेंज करना है आप लोगों को, तो dt/dt डायरेक्ट फॉर्मूला में आप लोगों की बात कर रहा हूं, टाइम के साथ में, टाइम के साथ में दिया मैंने रेफरेंस दिया टाइम का, 1 सेकंड हुआ तो कितना टेम्परेचर, 2 सेकंड हुआ तो कितना टेम्परेचर, यानी कि मैं डिफरेंशिएट किया उसको एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में, उसके चेंज को देखना चाहे, तो इसके टेम्परेचर को लेकर बात करी मैंने। अब क्योंकि मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि मेरे पास में इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव का साइन लगा दूंगा, यानी उसका टेम्परेचर क्या करना है, मेरे को कम करता जाना है। तो ये नेगेटिव आप लोग को यहां पर आ गया। चलिए दूसरा हमारे पास में, इसको फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें वो रहेंगी मेरे पास में, E रहेगा, क्योंकि एमिसिटिविटी कर रही है तो यहां पर मेरे पास में सिग्मा भी आ जाएगा, और ये मेरे पास में ईट का जो था वो फॉर्मूला यहां पर रहने वाला है। लेकिन मैं ईट को पूरा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास में टेम्परेचर जो है यहां पर T है और बाहर मेरे पास में T नोट है, तो इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस वही रहने वाला है, कौन सा, T⁴ माइनस T⁴ मेरे पास में यहां पर रहने वाला है। चलो भाई यहां तक कहानी होगी, लेकिन भाई ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये तो वही फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला, दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है भाई मेरे, थोड़ा ये भी तो देख लेते हैं कि यहां पर मैं हीट की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ में एक डेफिनेशन बनाई थी कि Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं ms∆T के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ठीक है ना। यहां पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास में dQ/dt है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं dQ/dt को, तो यहां पर आप लोगों के पास में ये आ रहा है, ये मेरे पास में, इसको भी डिफरेंशिएट कर दे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। चेंज है क्योंकि एक तो वैल्यू मेरे पास में कांस्टेंट रह जाएगी, जो मेरे पास में आउटसाइड के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इंटरनली टेम्परेचर मुझे यहां पर क्या करना होगा, उसका चेंज करना होगा। तो क्योंकि मैं इसकी रेफरेंस की बात कर रहा हूं, आउटसाइड की मैं यूज नहीं कर रहा हूं इस टाइम पे, तो ये बॉडी अपना कितना टेम्परेचर करवा रही होगी, तो ये तो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो मेरे पास में जो बनेगा इसका चेंज वो dt/dt यहां पर बनेगा। तो अब यहां पर मेरे को बताओ कि dt/dt को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो यहां पर आप इसके कांस्टेंट को, जो मेरे पास में dQ/, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया msd, यहां पर मैं लिख दूं ms dt/dt रिप्रेजेंट कर देंगे, इस पूरी फॉर्म को dq को आप रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर में, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जब ये रिप्रेजेंट होगा तो मुझे क्या चाहिए, dt/dt चाहिए, यानी कि खाली टेम्परेचर चाहिए ना। तो इस ms को, m क्या होता है भाई, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है, पढ़ी थी ना कहानी या भूल गए। चलो मैं फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं आप लोगों को। मैंने कहा था कि भाई मेरे पास में अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मान लो 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करने में मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही मेरे पास में क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, शायद दूसरा तीसरा लेक्चर था जिसके अंदर में मेरे साथ में आपने क्वेश्चंस किए थे, लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर में भी काम किया था उसमें। तो ये टेम्परेचर आप लोगों को, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, और उसके बाद में हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की थी। तो ये सारा स्पेसिफिक हीट का खेल है। तो ये स्पेसिफिक हीट और आप उसके मास से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा भाई, ठीक है ना, जो रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा। 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं जल्दी से आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूं। मैंने पहले बात करी आप लोगों के साथ में कि टेम्परेचर मान लो मेरे पास में आउटसाइड बॉडी का जो है T नोट है, इंटरनल बॉडी का T है, तो यहां पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
यहाँ पर मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पर मेरे पास में मान लो इसका 20 डिग्री टेम्परेचर है और ये मेरे पास में 10 डिग्री टेम्परेचर, कोई लाइट डिग्री इसके ऊपर में, तो ये 20 डिग्री वाली अपने पास से कुछ ना कुछ रेडिएट कर रही होगी, यानी कि एमिट कर रही होगी अपने पास से। तो ये कितनी एमिट कर रही होगी इसके ऊपर में, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में ईट एमिसिटिविटी पावर, जो कि रेशियो होता है। एमिसिटिविटी पावर किसका रेशियो होता है भाई, जब हम बात कर रहे हैं एक ब्लैक बॉडी को लेकर, मैंने कहा था ना कि एक ब्लैक बॉडी मेरे पास में और एक मेरे पास में सिंपल बॉडी है, ये मेरे पास में नॉर्मल बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर T है, तो ये इन दोनों, ये कितना हीट रिलीज कर रही है और ये कितनी अपने पास में एनर्जी रिलीज कर रही है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो मेरे पास में E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एमिसिटिविटी वही आई है मेरे पास में, पिछला थोड़ा जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको जाके देख लेना, ये एमिसिटिविटी वही है। ए मेरे पास में कि ये जो बॉडी है इसका मैं बोलूं कि मेरे पास में ये जो बना रखा है मैंने, तो ये मेरे पास में इतना एरिया था पहले, फिर मैंने थोड़ा ओपन कर दिया, ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, यानी कि इसके एक्सपोजर पर है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी आपकी तरफ में क्या हो रही होगी, हीट ज्यादा रिलीज होकर आ रही होगी, तो वो मेरे पास में एरिया के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास में एमिशन का आप लोग के पास में है। फिर मैंने कहा कि भाई ये लाइट अगर हीट रिलीज कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी तो करेगा, तो जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके आउटसाइड टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करेगा। चलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारे पास में बॉडी के टेम्परेचर पर रहेगा, ये मेरे पास में एब्जॉर्प्शन जो होगा आउटसाइड के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर हमने कहा कि कितनी हीट लॉस होगी, तो हीट लॉस का आप लोगों ने कहा था कि ये इनके बीच में अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि ये आउटसाइड मेरा टेम्परेचर और ये मेरे पास में T0 है जो इंटरनल टेम्परेचर है, इनके बीच में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तब हमें क्या यूज करना है, ये मेरे पास में सिग्मा EA T⁴ माइनस T0 फॉर्मूला, ये आप लोग को यूज करना है। फोर्थ मैंने बताया कि भाई ये बॉडी जब हमारे पास में ठंडी, यहां पर गर्म थी और गर्म से क्या हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कूल हो रही है ये। अब किस टेम्परेचर से, मैंने कहा कि एक मेरे पास में गर्म पानी है, गर्म पानी मैंने लिया और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ मेरे पास में उसका टेम्परेचर जो आउटसाइड का, जिसका हमारे पास में टेम्परेचर जो मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस है, उतना कब हो जाएगा आउटसाइड का जो टेम्परेचर है, हालांकि बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया इसको, मैंने कहा कि 50 डिग्री सेल्सियस है मेरे पास में टेम्परेचर पानी का, वो और आउटसाइड का जो टेम्परेचर मेरे पास में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ 40 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में हो जाएगा, यानी उसके टेम्परेचर का चेंज बात कर रहा है, या मैं कहूं कि उसको रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग के अंदर में आप लोग को क्या यूज करना पड़ता है, उसके टेम्परेचर को लेकर बात करनी होती है। तो टेम्परेचर को तो आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होता है कि Q इक्वल टू mS∆T होता है, पिछली क्लास के अंदर में हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट या कितनी उसके अंदर में हीट चेंज आई है, तो बिल्कुल आप लोगों को समझाया था कि भाई रट लेना ये फॉर्मूला, तो वहीं से मैंने फॉर्मूला निकाला, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग हो रही है, इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है मेरे पास में, कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग लगेगा, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था सिग्मा EAT। ये ईट तो हमेशा चलना ही है भाई, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैं एब्जॉर्प्शन पे यूज कर रहा हूँ, एमिशन पे काम कर रहा हूँ, हीट लॉस पे काम कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास में रेट ऑफ कूलिंग पर बात कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ कूलिंग के अंदर में ये और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर होते हैं बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर में चेंज आ जाएगा, इसके अंदर में MS क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में हीट से बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर से बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पर आप लोग इसका निकाल सकते हैं। तो ये भाई आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल 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 जल्दी से हो गया। चलो बात करते हैं आगे। इसके अंदर में एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहीं पर कर दिया जाए, रेट ऑफ कूलिंग को लेकर मैं बात कर लेता हूं, तो जिसको बोलते हैं न्यूटन रेट ऑफ कूलिंग के नाम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग याद रख लो भाई, ज्यादा उसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, कहानी वो ये सारी कि मेरे पास में एक आउटसाइड बॉडी है जिसका आउटसाइड टेम्परेचर है और इंटरनली उसका T टेम्परेचर है, ये यहाँ से क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बाहर का टेम्परेचर आपने T0 माना हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू जो मेरे पास में रेट ऑफ चेंज के नाम से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हीट के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर dQ/dt मेरे पास में जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू dQ/dt दैट विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा कितना 4 सिग्मा A T0Q del T, यानी कि कितना आपके पास में टेम्परेचर के अंदर में चेंज आ रहा है, वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू। तो यही मेरे पास में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता है। आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी चीजें और इसके अंदर में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फाइनली हमारे पास में ये जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, चेंज इसके अंदर में निकालने का आपको बोल दिया जाए तो आप इसको d/θ इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर ज्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर पूछ लिया जाता है फॉर्मूले के अंदर में, तो आपको ये याद रखना है, जिसके अंदर में बोल रहा है कि हीट के अंदर में उसका चेंज आ रहा है, हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा था, हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या, मुझे MS से इसको डिवाइड करना सिर्फ, लेकिन अगर खाली आप लोगों को हीट से रिलेटेड बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप उसको यूज करेंगे 4 सिग्मा मेरे पास में क्या भाई, स्टीफन कांस्टेंट क्या वैल्यू है जल्दी से बताओ बिना देख के, 5.67 इंटू 10⁻⁸ यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये आ गया आपके पास में A, यानी कि कितना उसका एक्सपोजर हो रहा है,
कितना मेरे पास में उस बॉडी का एक्सपोजर है, कितनी वो मेरे पास में एमिट करने के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल है। तो टी नॉट मेरे पास में ध्यान रखना, ये मेरे पास में किसका टेम्परेचर लेना है, आउटसाइड का टेम्परेचर लेना है, यानी कि मुझे हीट कहां देनी है, बाहर की साइड में देनी है। तो उसी को हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे टी नोट के नाम से, और डेल टी यानी कि उसकी बॉडी के अंदर में कितना चेंज आएगा। मान लो यहाँ पर 20 डिग्री है और यहाँ पर 10 डिग्री है, तो ये टेम्परेचर मुझे कितना लेके आना है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे को ये कुछ ना कुछ एक मीडियम स्टेज पे जहां पर ये दोनों एकदम थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उस टेम्परेचर पर ले जाकर रोकना है। तो ये मेरे पास में डेल टी का आ जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए भाई, तो ये जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो सारे आप लोगों को याद हो गए होंगे। ये मेरे पास में न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। ये मेरे पास में उसी को लेकर जो मेरे पास में स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग है, स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला सीट आप लोगों को मिलेंगी भाई, उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा तो भी वहां पर इसको पढ़ सकते हैं। चीजें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में, अरेंज्ड वे में वहां पर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना। चलिए, हो गया होगा आप लोगों के पास में। ओके, तो ये कहानी थी भाई पूरी मेरे पास में, जितना भी हीट का जो था, हीट का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, पहला टॉपिक, क्योंकि इसके बाद में 2 टॉपिक और रह जाते हैं, केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और तीसरा मेरे पास में थर्मोडायनेमिक्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उन सब की न्यू मेरे पास में इसी हीट से होकर गुजरती है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये चीजें यहाँ पर करवाने की कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी है कि फटाफट आप लोगों को चीजें पढ़ा दी जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो फॉर्मूला बेस्ड आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनेंगे भी आगे। चलिए, और अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा आप लोगों को, और वो मैं पीडीएफ फाइल्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा कम से कम टाइम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी, और इन चीज़ों के ना आप आंसर दिया करो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है, यानी फॉर्मूला कैसे आप लोगों को याद हुए या नहीं हुए, कोई भी आप लोगों का रिव्यू हो उस चीज़ को जरूर आप यहाँ पर डालने की कोशिश किया करो, ताकि हम कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ ना कुछ उसके अंदर में अपडेट कर सकें, और हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे उनकी भी आप लोगों को सीट यहाँ पर मिल जाएगी। ध्यान रखना, इसके अंदर में आप लोग हीट के जब भी क्वेश्चंस लगाते हो तो पहले जब भी शुरुआत करो तो उसके टर्मिनोलॉजीज पर काम करो। टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो चीज़ें आप लोगों की बहुत स्मूथ होती चली जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट मिलते हैं केटीजी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। हाँ, बाकी और आप लोग भाई, एक नंबर है, इसके ऊपर में आप जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप लोग उसके साथ में जुड़ना है। 9416878402 पर आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर में या फिर व्हाट्सएप के ऊपर में।